Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. टी.एस. एलियट के लेसन्स चल रहे हैं और टी.एस. एलियट अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोइट हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट द ईगोइस्ट के लिए लिखा। और आज हम उनका दूसरा ऐसे जो लेकर आए हैं अब करंट नोट से इस पर डिस्कस करेंगे। उनके व्यूज़ और मेटाफिजिकल पॉइंट्स पर जो थे उनके ऐसे में मौजूद थे। अब जो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा वही सिंपल है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन नॉट वैल्यू हिम आर्टिस्ट अलोन, यू मस्ट सेट हिम फॉर कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन अमंग द डैड्स। आप किसी भी आर्टिस्ट फनकार को अकेले नहीं जांच सकते हैं जब तक आप उसको उसके पहले वाले लिखारियों और राइटर्स के मुकाबले में कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं करेंगे। डिस्कस द रेफरेंस ऑफ द टी.एस. एलियट ट्रेडिशंस एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसके मद्देनजर उस पर बहस मुबाहिसा करें। क्वेश्चन 2 में हमें बताते हैं एलियट्स व्यू ऑन द मेटाफिजिकल पोइट ऑफ 17th सेंचुरी। एलियट के 17वीं सदी के मेटाफिजिकल शायरों के बारे में क्या तासुरात थे। ये सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा हमारा मुनासिब है अब निस्बत फर्स्ट के, लेकिन फर्स्ट इसीलिए मुनासिब है क्योंकि वहाँ जो उन्होंने रिवायतों के बारे में बात की है वही उन्होंने इसमें भी बात करनी है। Eliot's essay The Metaphysical Poet is one of the most significant critical documents of the modern age. जदीद दौर की ये एक बहुत ज़बरदस्त तनकीदी किस्म की डॉक्यूमेंट है। हमारे पास एक सनद के तौर पर मौजूद है मेटाफिजिकल, जिसकी अपनी बहुत अहमियत भी है। मेटाफिजिकल पोइट्स द ऐसे जो है ही थ्रोज लाइट ऑन द मेटाफिजिकल पोइट्स। वो मेटाफिजिकल पोइट्स ये जो मादी पोइट्स होते हैं इनके काम को रोशनी में लाते हैं, इनके काम पर रोशनी डालते हैं। मेटाफिजिकल का मीनिंग क्या है? मेटाफिजिकल वो हैं जो बहुत ज़्यादा कंसीट का यूज़ करते हैं, कम्प्लेक्सिटी इनमें होती है, थॉट्स इस्तेमाल करते हैं जो स्टेबल थॉट्स होते हैं, पैराडॉक्स का यूज़ करते हैं और इसके अलावा रिजिडिटी ऑफ एक्सप्रेशंस इनमें पाई जाती है। जैसे जॉन डन की शायरी को अगर हम देखते हैं और उर्दू में अगर देखें तो ये गैर मादी किस्म के चीज़ों को पेश करते हैं और उन चीज़ों को हकीकत का रूप ढलवा देते हैं जो हमें हकीकत में नज़र भी नहीं आती हैं। गैर मादी चीज़ों को बातिनी किस्म का फ़लसफ़ा ये हमारे सामने पेश करते हैं मेटाफिजिकल जो पोइट्स होते हैं। इनमें ये बताना चाहते हैं कि ये उनके काम पर रोशनी डालते हैं एंड शोज दैट मेटाफिजिकल पोइट्स आर नीदर क्विंट नॉर फैंटास्टिक। वो ना तो बहुत ही अनोखे किस्म है, क्विंट होता है अनोखा और फैंटास्टिक होता है लाजवाब, ना ही वो लाजवाब है। रेदर दे आर ग्रेट एंड मैच्योर पोइट्स। हाँ, अगरचा वो बड़े अजीम और समझदार शायर रहे हैं। दे डू नॉट रिप्रेजेंट आर डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वो इंग्लिश शायरी के मरकज़ी धारे में शामिल हैं और इसमें उन्होंने कोई सीधे रास्ते से हटकर बात नहीं की है और ना ही इन्होंने इसकी नुमाइंदगी की है, ना ही इसको पेश किया है। दे डू नॉट रिप्रेजेंट, वो नुमाइंदगी ही नहीं करते हैं। आर डिस्क्रिप्शन एक ऐसी डिस्क्रिप्शन की जो एक ऐसी लवर्जिश की जो सीधे रास्ते से हट गई है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम से, जो कि मरकज़ी धारा है ऑफ इंग्लिश पोइट्री का। इंग्लिश पोइट्री के मरकज़ से वो नहीं हटे हैं। रेदर दे मेंटेन अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। हाँ, अगरचा उन्होंने इंग्लिश शायरी के साथ एक तसलसल कायम रखा है, उसको बरकरार रखा है। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए एलियट एग्जाम्स विद द सुटेबल इलस्ट्रेशंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर जनरली कंसिडर्ड मेटाफिजिकल वन बाय वन। इसके लिए एलियट ने एग्जाम्स किया है, एलियट मुआयना करते हैं बड़ी ही मुनासिब किस्म की इलस्ट्रेशंस का, मिसालों का, जिसके साथ उन्होंने द कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, खसूसियात बताई हैं जो आम तौर पर समझे जाते हैं मेटाफिजिकल। एक एक करके वन बाय वन उन्हें देखते हैं। ही ऑब्जर्व्स, उन्होंने क्या मुशाहिदा किया है। फर्स्ट देयर इज़ द इलेबोरेशन ऑफ सिमिलीज। सबसे पहले तो बताते हैं कि यहाँ सिमिलीज की तशबीहात से तफसीलात दी जाती हैं। सिमिलीज क्या होती हैं? फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें सच और लाइक एंड एस का इस्तेमाल किया जाता है, एज वाइट एज स्नो, और ऐसे ही लाइक का भी यूज़ किया जाता है। फॉर द फर्दस्ट पॉसिबल एक्सटेंट टू बी मेट विद फ्रिक्वेंटली इन द पोइट्री ऑफ डन एंड काउले। जॉन डन और अब्राहम काउले ब्रिटिश पोइट्स, इनके काम में इसको आप बड़ी ही फ्रिक्वेंटली देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। सेकेंडली ही सेज, वो बताते हैं दैट देयर इज़ द डिवाइस। यहाँ एक ऐसी तदबीर है, एक ऐसी तरकीब है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इमेज जिसमें हम किसी भी इमेज को, एक तस्वीर को फ़रोग देते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं बाय रैपिड एसोसिएशन ऑफ थाट्स। लेकिन उसमें हमारी बहुत तेज़ी से एसोसिएशन किसके साथ होती है? हमारा ताल्लुक़ किसके साथ होता है? सोच के साथ। रिक्वायरिंग कंसिडरेबल, और हासिल क्या होता है, हमें समझ में क्या हासिल होता है? रिजिलिटी,
बहुत फुर्ती से ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर, लेकिन किसकी तरफ से? सिर्फ रीडर की तरफ से उसमें बहुत तेजी से समझ आती है और रीडर को बहुत जल्दी उस चीज को समझ आ जाती है। Thirdly, the metaphysical poets produced their effects by sudden contrast. वो अपने तासुरात को पेश करते हैं एकदम से कंट्रास्ट करके, कंट्रास्ट दो उलट चीज़ों को, एक बरअक्स चीज़ों को मिलाकर। 10 इन द लाइन, अगर हम इस लाइन को देखें बाय जॉन डन, जो जॉन डन की द रिलीज से ली गई है, रिलाइज की लाइन है, आ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हियर अबाउट द बोन, एक ब्रेसलेट बनाकर बांधी गई है सुनहरी बालों की हड्डी के साथ, यानी वो जब मुर्दे को खोद कर निकाला गया है तो उसके साथ उसके बाजू पर बंधी हड्डी पर बाल बंधे थे और उनका ब्रेसलेट बनाया गया था। ये चूंकि पोइम रीड करेंगे तो इसके साथ इसकी सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी कि मुर्दे को जब निकाला तो पता लगा भाई ये किसी के साथ मोहब्बत करता था तो इसके साथ इसके बाल बंधे हुए हैं। द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय सडन कंट्रास्ट, बहुत ज़्यादा तासुर जो किसके साथ दिया गया, मजबूत तासुर हमारे सामने पेश किया गया इस कंट्रास्ट के साथ, ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ब्राइट हेयर एंड बोन, एक तो हड्डी और दूसरा वो सुनहरे बाल, ये दोनों सडन कंट्रास्ट थे। एलियट सेज, वो कहते हैं दैट सच टेलीस्कोपिंग ऑफ इमेजेस, ये जो उन्होंने छोटी सी, टेलीस्कोप पता है छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देना, इस छोटे से तासुर को जो बड़ा करके दिखाया गया है, एंड कंट्रास्ट ऑफ एसोसिएशन, और ये जो एसोसिएशंस थी इन दोनों चीज़ों को बाहम मिलाकर जो कंट्रास्ट पेश किया गया है, जो अक्स पेश किया गया है, आर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोइट्री ऑफ डन अलोन, अकेले डन की शायरी की खसूसियत नहीं है। इट ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स एलिज़ाबेथियन ड्रामेटिस्ट्स, ये एलिज़ाबेथियन ड्रामेटिस्ट जो राइटर थे उस ज़माने के जो लिखने वाले थे उनकी भी खसूसियत है, यानी पुरानी लिखारी जॉन डन से जो पहले आए हैं उनकी भी ये अहमियत खसूसियत रही है। लाइक शेक्सपियर को देख लें, वेबस्टर को देख लें, टॉर्नियर को देखें एंड मिडलटन को देखें, ये पुराने राइटर्स हैं जिनके साथ इनके अपने पुराने राइटरों के काम मिलते हैं, ऐसे ही जॉन डन का काम भी उनसे पहले वालों के साथ मिलता है। और ऐसे ही ये चाहते हैं कि जो भी नया आए वो अपने पास्ट से सीखे, यानी द हिस्टोरिकल सेंस रखें, पास्ट डायरेक्ट एंड गाइड्स द प्रेजेंट ऑल्सो, एंड द प्रेजेंट इज कंपेयर्ड एंड कंट्रास्ट विद द वर्क ऑफ पास्ट, सेंस ऑफ टाइमलेस एंड टेम्पोरल। यहाँ पर हमें ये चीज़ें मिली, इसीलिए ऊपर वाला क्वेश्चन इसके साथ टैली किया गया। दिस जस्ट ये हमें क्या बताता है, अगले पेज पर आप जाते हैं हम, ये हमें तजवीज़ देता है दैट डन एंड काउले, जॉन डन एंड अब्राहम काउले एंड अदर बिलोंग्स टू द एलिज़ाबेथियन ट्रेडिशन, ये दोनों जो थे और इनके अलावा दूसरे जो थे वो एलिज़ाबेथियन ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखते थे। एलिज़ाबेथियन वो टाइम था जब मलका एलिज़ाबेथ इंग्लैंड पर हुकूमत करती रही हैं, उस वक़्त का दौर है। एंड नॉट एनी न्यू स्कूल, ये अपने उस नई दरसगाह से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, पुरानों को फॉलो कर रहे थे। द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डन्स पोइट्री का बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला जो खसूसियत है डन की पोइट्री में, आर आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेट एलिज़ाबेथियंस, ये उन अजीम एलिज़ाबेथियन शायरों की भी खसूसियत रही है। सो इट इज़ क्लोजर टू एलिज़ाबेथियन देन एनी न्यू स्कूल, तो जॉन डन का काम तो एलिज़ाबेथियन के काम के बराबर हो गया रेदर देन उसकी अपनी नई दरसगाहों के मुताबिक। देन एलियट टेक्स, जब वो लेते हैं दोबारा टेक्स अप, एक और मिसाल उठा लेते हैं, डॉक्टर जॉनसन फेमस डेफिनेशन, उन्होंने जो बहुत ही मशहूर किस्म की तारीफ की है ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री की, उसकी एक मिसाल उठा लेते हैं, इन विच ही हैज़ ट्राइड टू डिफाइन दिस पोइट्री बाय इट्स फॉल्ट्स, और उन्होंने पेश किया इसकी गलतियों के तौर पर, उन्होंने इसकी गलती निकाली है और इवन ये साबित करेंगे कि डॉक्टर जॉनसन बजाते खुद उनको फॉलो कर रहे थे, तो इन्होंने ला के उनकी फॉल्ट को फॉलो किया है, फॉल्ट को डिफाइन किया है जॉनसन्स ने। डॉक्टर जॉनसन इन हिज आर्टिकल, उनका जो आर्टिकल था, जो उन्होंने एक मजमून लिखा है, लाइफ ऑफ खाउले, खाउले कौन है हमारे, वही इब्राहिम खाउले, एक्सक्यूज मी, लाइफ ऑफ खाउले के जो उन्होंने पॉइंट्स आउट किए हैं आर्टिकल में, दैट इन अ मेटाफिजिकल पोइट्री, के मेटाफिजिकल जो पोइट्री करते हैं गैर मादी चीज़ों के फलसफे को जो बयान करते हैं अपनी शायरी में, आगे जो डेफिनेशन दी गई है, द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वॉयल्स टुगेदर। हाइड्रोजीनियस आइडियाज़ क्या होते हैं, मुख्तलिफ नौइयत और मुख्तलिफ इक़साम के ख्यालात को योक्ड किया गया है, आमराना ताकत के साथ मजबूर किया गया है बाय वॉयलेंस टुगेदर, के तशद्दुद के साथ इनको इकट्ठे कर दिया जाए, मिलते जुलते कोई नहीं लेकिन दबाव डालकर उनको इकट्ठे किया जाए, ये उन्होंने उनकी गलती निकाली है। दे ब्रिंग टुगेदर ऑफ हाइड्रोजीनियस आइडियाज एंड कंपेल देम इनटू यूनाइटी,
बाय द ऑपरेशन ऑफ द पोएट्स माइंड। शायर के दिमाग में जो अमल आया है, शायर के दिमाग में जो ऑपरेशन आया है, उसने क्या किया है, मिला दिया है। और मिलाने पर बल्कि यूनिटी इत्तेहाद करने पर उनको मजबूर हो गया है इन दोनों आइडियाज़ को, ये उसके दिमाग में इकट्ठा हो गया है। दे ब्रिंग टुगेदर द हाइड्रोजीनियस आइडियाज़, इन दोनों मुख्तलिफ नौइयत और मुख्तलिफ इक़साम्स के ख़यालात को इकट्ठा कर देते हैं और मजबूर कर देते हैं इनटू द यूनिटी ऑफ बाय द ऑपरेशन ऑफ पोएट्स माइंड, के पोएट्स के माइंड में कंपेल हो गए, मजबूर हो गए हम कि हम समझे उसके माइंड ने जो ऑपरेशन किया है, जो अमल पेश किया है, वो ही ठीक है। लेकिन ही ऑब्जेक्ट्स, वो तो एतराज़ करते हैं, दैट काउंटलेस इंसिडेंट्स, ये जो बहुत ज़्यादा किस्म के वाक़यात हो रही हैं, और सच फ्यूजन ऑफ ऑपोजिट्स, फ्यूजन क्या है, मिलाप है, पिघलाव है, इकट्ठा कर रहे हैं, ऑफ द ऑपोजिट एंड डिसिमिलर कॉन्सेप्ट्स, एक तो मुखालिफ और दूसरा जुदा जुदा ख्यालात को, कैन बी साइटेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल पोइट्स, क्या साइटेड है, क्या इसका हम हवाला दे सकते हैं बेतरतीब किस्म का सारे शायरों की तरफ से। बट सच यूनिटी, लेकिन ये जो यूनिटी है, इज प्रेजेंट इवन इन द पोइट्री ऑफ जॉनसन हिमसेल्फ, जॉनसन की अपनी शायरी में भी तो यही कुछ पाया जाता है। ये टी.एस. एलियट ने उन पर क्रिटिसाइज किया है। द फोर्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन्स रिमार्क्स लाइज इन द फैक्ट, ठीक है, जो उन्होंने बताया है, ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट ही है कि ये बुनियादी तौर पर तो ये सच ही उन्होंने बता दिया है, डेट मेटाफिजिकल पोएट्स कुड योक बाय वायलेंस डिसिमिलर आइडियाज ओनली, कि वो ठीक है, वो योक कर सकते हैं, आमिराना तौर पर जोड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जुदा जुदा ख्यालात को। दे कुड नॉट यूनाइट देम, वो उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और फ्यूज काबू नहीं पा सकते देम उन पर इनटू अ सिंगल होल, कि वो इकट्ठा एक ही पॉइंट पर ले आए, उन्हें इस पर वो काबू नहीं पा सकते हैं। शायर करते हैं, ठीक है, एक चीज़ को ले आए हैं, डिसिमिलर पॉइंट्स को ले आए हैं, ऑपोजिट पॉइंट्स को ले आए हैं, उसको वो एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, सिंगल होल एक जगह पर लेके आना। बट दिस इज नॉट अ फैक्ट, लेकिन हकीकत तो ये नहीं है। एलियट सेज, वो कहते हैं, दैट अ नंबर ऑफ पोएट्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, इस जो स्कूल से, इस दरसगाह से जो लातादाद शायर ताल्लुक़ रखते हैं, हैव इमिनेंटली सक्सीडेड इन यूनाइटिंग हेट्रोजीनियस आइडियाज, वो तो बड़े इमिनेंटली नुमाया तौर पर वो कामयाब हो गए हैं कि इकट्ठा कर देंगे ये दो मुख्तलिफ नौइयत के आइडियाज़ को, इकट्ठा करने में वो तो कामयाब हो गए हैं, सक्सीडेड हो गए। ही कोट्स, वो क्या कोट करते हैं, कोट होती है जो एक अहम किस्म की बयान दिया जाता है फ्रॉम हार्वर्ड से वो कोट करते हैं काउली और बिशप किंग, कॉली जो है और बिशप किंग हैं, एंड अदर पोइट्स, जो दूसरे पोइट्स हैं, टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, वो अपने दलाइल को पेश करते हैं अपने इन हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को यूनाइट करके। देयरफॉर ही कंक्लूड्स, वो नतीजा ये निकालते हैं, दैट इन द लाइट ऑफ डॉक्टर जॉनसन डेफिनेशन की, अगर डॉक्टर जॉनसन की जो तारीफ है उनकी रोशनी में देखा जाए, मेटाफिजिकल पोइट्री कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर पोइट्री, तो मेटाफिजिकल पोइट्री को हम दूसरी पोइट्री से मुमताज़ नहीं समझ सकते, फ़र्क नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएटेड, मुमताज़ करना या फ़र्क करना। द फॉल्ट, गलती ये है, विच डॉक्टर जॉनसन पॉइंट आउट इज़ नॉट देयर, गलती क्या है, वो तो उन्होंने पॉइंट आउट ही नहीं की, तो उन्होंने बताई ही नहीं। रेदर द यूनिटी ऑफ हेट्रोजीनियस आइडियाज़ इज़ कॉमन इन ऑल पोइट्री, ये तो सारी शायरियों के अंदर कॉमन पाया जाता है। हेट्रोजीनियस आइडियाज़, इन आइडियाज़ को, मुख्तलिफ नौइयत के आइडियाज़ को इकट्ठा करना तो तमाम शायरियों में पाया जाता है, तो इसमें फॉल्ट क्या है। देन एलियट सेज, एलियट कहते हैं, दैट डम एंड अदर पोइट्स ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के ये जो दूसरे पोइट्स हैं, अगर जॉन डन लगा लें या कोई और भी शायर लगा लें, जो 17th सेंचुरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वर द डायरेक्ट एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द प्रीसीडेंट एज। अब उन्होंने क्या किया है, प्रीसीडेंट ए होता है मिसाल कायम करना, नमूना कायम करना, उन्होंने अपने दौर के नमूना कायम किया है, और नॉर्मल फ़रोग, कुछ फ़रोग भी दिया है, एंड डायरेक्ट और हदायत भी दी है, यानी उसको उसके रहनुमा भी बने हैं। किसके रहनुमा बने हैं, अपने दौर में अपने काम को उन्होंने अपने दौर की मिसाल बनाकर पेश किया है, और दूसरों के लिए वो हदायत बन गए हैं, दूसरों के लिए वो काम का नमूना बन गए हैं। एंड दैट देयर करैक्टरिस्टिक्स वर्च्यूज वाज समथिंग वैल्यूएबल, और इसीलिए उनकी जो फजीलत है, वर्चुअस होती है फजीलत, या उनके जवाहिर जो हैं, उनके काम काज जो हैं, करैक्टरिस्टिक, उसकी खसूसियत है समथिंग वैल्यूएबल, जो कि बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल कीमती है, विच सब्सिक्वेंटली
disappeared, subsequently आगे चलकर या बाद में वो ख़त्म हो गया था। इन्होंने जो बनाया था, जो मेटाफिजिकल पोइट्री की थी, वो आगे चलकर किसी ने उस पोइट्री को हाथ नहीं डाला, तो वो subsequently बाद में आगे चलकर disappeared हो गया, ख़त्म हो गया। डॉक्टर जॉनसन हैज़ rightly pointed out, उन्होंने तो ये बिल्कुल ठीक किया जो इसको पॉइंट आउट किया, इसको सामने लेके आए, that these poets were analytic, कि वो तो तजज़ियाती थे, दे गिव टू मच एनालिसिस, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा तजज़िये पेश किए, एंड डिसेक्शंस ऑफ पर्टिकुलर इमोशनल सिचुएशन, और उन्होंने हमारे सामने पेश कर दी दो मुख्तलिफ हालात, जज्बाती हालात, इमोशनल सिचुएशन को हमारे सामने ख़ास तौर पर इकट्ठा कर पेश कर दिया। तो इन शायरों ने तो बड़ा काम किया था, इन्होंने अच्छा किया, इसे पॉइंट आउट किया, तो हमें पता चल गया इनका कि इन्होंने ख़ास तौर पर तजज़िये किए हैं। बट ही हैज़ फेल्ड, लेकिन वो तो एक जगह नाकाम हो गई, टू सी, वो ये देखने में नाकाम हो गई, डैट दे खुड आल्सो यूनाइट द कॉन्सेप्ट, कि वो कॉन्सेप्ट को भी इकट्ठा कर सकते हैं। दे हैड एनालाइज्ड टू न्यू होल्स, हाँ ठीक है, यकीन, और उन्होंने नए होल्स को, नई चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने का तजज़िया तो कर चुके हैं वो। एलियर शोज, अब एलियर दिखाते हैं, डैट देयर स्पेशल वर्चू वाज द फ्यूजन ऑफ हेट्रोजीनियस मटेरियल, उनकी जो स्पेशल वर्चू, उनकी खास तौर पर जो खूबी क्या थी, वो खूबी ये थी, द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजीनियस मटेरियल इनटू अ न्यू यूनिटी, कि उन्होंने एक नई यूनिटी में, एक नए काम में अपने इस मटेरियल को पेश किया, जिस मटेरियल को पेश करके दूसरे सामने नहीं ला रहे थे। सेंटर में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, और इस गैप को उन शायरों ने पेश किया था। इसी को ये एलियट भी दिखा रही है कि उनका ख़ास तौर पर यही था कि उन्होंने फ्यूजन किया, मिलाया हाइड्रोजीनियस मटेरियल को, दो मुख्तलिफ किस्म के मादों को, इनटू अ न्यू यूनिटी आफ्टर डिसएसोसिएशन। हालांकि वो लोग जो थे, डिसएसोसिएशन होता है, उससे बेताल्लुक हो चुके थे, उससे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उनको मिलाया, उनको इकट्ठा किया था। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाज में समझा जाए, मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पोइट्री, वो दूसरी पोइट्री से, आम शायरी से अलग है, आम शायरी से मुमताज़ है। बाय, क्यों मुमताज़ है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये हमारी की लाइन है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की वजह से, समझ बूझ को मिलाने की वजह से, यूनिफिकेशन होता है इकट्ठा करना, एंड सेंसिबिलिटी समझ बूझ को मिलाने की वजह से ये शायरी मुमताज़ है। बट लेटर, लेकिन बाद में, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बाद में बदकिस्मती से, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या आ गई थी? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आ गई थी, उससे हमारी समझ बूझ से अलग हो गए थे। ओवरटुक वही है ना, ओवरटेक करना, ओवरटुक कर गए, आगे निकल गए। इंग्लिश पोइट्री आगे निकल गई, इससे अलग हो गए। एलियट सेज, वो कहते हैं, डैट द ग्रेट एलिज़ाबेथियन, ये जो अजीम एलिज़ाबेथियन का दौर था, उस दौर में जो शायर थे, एंड अर्ली जैकबियंस हैड डिवेल्प्ड अ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। अब अर्ली जैकबियंस जो बाद में आने वाले लिखारी हैं, और एलिज़ाबेथियन के जो टाइम के लिखारी थे, उन्होंने क्या किया? यूनिफाइड कर दिया, इकट्ठा कर दिया सेंसिबिलिटी को, इसी समझ बूझ को उन्होंने इकट्ठा करके हमारे सामने अपने काम में पेश कर दिया। विच इज़ एक्सप्रेस्ड, जो कि बताई गई है इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी के जरिए। बाय सेंसिबिलिटी, अगर हम कोई समझ बूझ के साथ कुछ काम करते हैं, एलियट डज नॉट मियरली मीन्स, उनका महज ये मतलब नहीं है फीलिंग और द कैपेसिटी के जनाब जी, जो हमारे एहसासात हैं, और द कैपेसिटी टू रिसीव सेंस इम्प्रेशंस, या ऐसी हमारी कुव्वत हो, ऐसी हमारी काबिलियत हो कि हम मासूल कर सकें एक इम्प्रेशंस को, तासुर को महसूस करने की काबिलियत नहीं है। इसका ये मकसद नहीं है। ही मीन्स, उसका तो मकसद है, उसका मतलब है मच मोर देन डैट, इससे बहुत ज़्यादा। बाय सेंसिबिलिटी, समझ बूझ के साथ, ही मीन्स वो बताते हैं आ सिंथेटिक फैकल्टी, क्या है मसनूई ज़हनी सलाहियत। वो बताना चाहते हैं कि मसनूई ज़हनी सलाहियत को बताने का मतलब है फैकल्टी, एक ऐसी सलाहियत को बताने का मतलब है विच कैन अमलजिमेट इकट्ठा कर दे, एंड यूनाइट भी इकट्ठा कर दे, यकजा कर दे, थॉट एंड फीलिंग्स को, फीलिंग्स और थॉट्स को, सोच को और एहसास को इकट्ठा कर दे।
अमलजिमेट कर दे, यूनाइट कर दे दोनों चीज़ों को। विच कैन फ्यूज, और ये मिक्स कर सकते हैं द वेरिड एंड डेस्परेट इनटू अ सिंगल होल, बहुत ज़्यादा और मुख्तलिफ किस्म की अलग अलग चीज़ों को एक सिंगल होल में। ये सिंगल होल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यू होल हम पढ़ चुके हैं, एक नई जगह पर लेके आना किसी चीज़ को। ऑफन ऑपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर ये जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और मुतज़ाद, कॉन्ट्राडिक्टरी अलग अलग मुतज़ाद जो तजर्बात होते हैं, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उनको हम एक सिंगल होल में लेकर आए। द एलिज़ाबेथियन, अब यहाँ पर नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। द एलिज़ाबेथियन हैड सच अ रिच सेंसिबिलिटी, उस ज़माने के लोगों में तो बड़ी अच्छी समझबूझ थी। दे वर वाइडली रेड लर्नड, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता थे, सीखे हुए थे। दे थॉट, वो सोचते थे ऑन व्हाट दे रेड, वो उसी पर सोचते थे जो उन्होंने पढ़ा था। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजा ये निकला, नतीजतम देयर थिंकिंग, उनकी जो सोच थी, एंड लर्निंग, और जो सीखने की ताकत थी, मॉडिफाइड, तरमीम हो गई। देयर मूड, उन्होंने उनकी तबीयतें, ऑफ फीलिंग, समझ कर, एहसास को उन्होंने तरमीम कर दिया, तब्दील नहीं किया लेकिन तरमीम किया। मॉडिफाइड होता है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग की। देन एलियट गिव्स कंक्रीट आर्ग्यूमेंट, तब तो वो मजबूत दलाइल देते हैं, टू शो, दिखाने के लिए, दैट सच यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि समझ बूझ को इस तरह से मिलाना, एंड सच फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, और इस तरह से मिक्सअप करना, मिलाप करना सोच का और एहसासात का, इज ऑल्सो फाउंड इन द पोइट्री ऑफ डन, ये तो डन की पोइट्री में भी पाया जाता है, एज वेल एज इन मच ऑफ मॉडर्न पोइट्री, और जदीद शायरी में भी पाया जाता है। बट इट लेक्स इन द पोइट्री ऑफ टाइनेसंस, लेकिन टाइनेसंस की पोइट्री में इसकी कमी है। एलियट ऑब्जर्व्स, वो मुशाहिदा क्या करते हैं, डैट आफ्टर डन एंड हार्बर्ट, के डन और हार्बर्ट, अ सॉर्ट ऑफ चेंज केम ओवर इंग्लिश पोइट्री, इनके बाद एक किस्म का बहुत ज़्यादा चेंज आया, तब्दीली आई इंग्लिश शायरी में। दिस पोइट लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ यूनाइटिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स, और ये शायर क्या अब खो बैठे थे, ये तो खो ही बैठे थे एहसासात और सोच को इकट्ठा लेकर आना। द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज लॉस्ट, समझ बूझ को मिलाने वाली तो सलाहियत ख़त्म हो गई, खो ही गई थी। एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सेट इन, और उसकी जगह किसने ले ली थी, ला ताल्लुकी ने ले ली थी सेंसिबिलिटी के साथ। आफ्टर दैट, इसके बाद, द पोइट कैन रीदर थिंक और फेल, इसके बाद ठीक है, हत्ता के शायर सोच भी सकता था, महसूस भी कर सकता था, लेकिन इकट्ठे नहीं ये दोनों चीज़ें कर सकता था। दे आर इधर इंटेलेक्चुअल, बड़े दानिश्वर पोइट थे, अच्छे शायर थे, समझदार शायर थे। हु कैन ओनली थिंक, जो सिर्फ सोच सकते थे, और दे आर पोइट्स, वो शायर थे, सिर्फ सोच सकते थे। हु कैन ओनली फील, और कुछ तो ऐसे थे जो महसूस कर सकते थे, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते थे। द पोइट ऑफ द 18th सेंचुरी वर इंटेलेक्चुअल्स, 18वीं सदी के शायर भी दानिश्वर थे। दे कुड थिंक, वो सोच सकते थे, बट कुड नॉट फील, लेकिन महसूस ही नहीं कर सकते थे, महसूसात से आरी हो गए थे, सिर्फ सोच सकते थे, एहसास खत्म हो गया था। द रोमांटिक्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के जो रोमानवी शायर हैं, कुड फील, वो बड़ा महसूस करते थे, बट कुड नॉट थिंक, लेकिन सोच नहीं सकते थे। टेंसम एंड ब्राउनिंग कैन मेयरली रिफ्लेक्ट और रियोमिनेट, ये जो दोनों शख्सियात हैं, ये गौर फिक्र कर सकते थे, सोच सकते थे, सिर्फ नो देयर ऑन देयर एक्सपीरियंस, जो उनके तजर्बात थे उन पर जो सिर्फ गौर फिक्र कर सकते थे, सोच सकते थे, बट कैन नॉट एक्सप्रेस, लेकिन इसे बयान नहीं कर सकते थे। इट पोइटिकली, शायराना तौर पर ये दोनों टैंसम एंड ब्राउनिंग अपने काम को बयान नहीं कर सकते थे, सिर्फ सोच सकते थे। दे डू नॉट फील, वो महसूस ही नहीं कर सकते थे। देयर थॉट, अपनी सोच को, एज इमीडिएटली, उतनी ही जल्दी, एज द अडोर ऑफ अ रोज, जैसे किसी फूल की महक को महसूस किया जा सकता है। बट लेकिन आगे कोटेशन आ गई है, अ थॉट ऑफ डम वाज एन एक्सपीरियंस, लेकिन डम की जो सोच थी वो तो एक तजर्बा रहा था। इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, उसने उसकी समझ को तरमीम कर दिया, तब्दील नहीं तरमीम कर दिया। When a poet's mind, जब एक शायर का दिमाग is perfectly occupied for its work, अपने काम के लिए मुकम्मल लेस हो जाता है, occupied हो जाता है, मुसल्ला हो जाता है अपने काम के लिए, it constantly, तो क्या होता है, अमलजिमेट्स हो जाता है, यकजा हो जाता है, मुसलसल इकट्ठा हो जाता है, मिक्स हो जाता है,
डिस्परेट, उसमें क्या आ जाती हैं नाउमीदियाँ, एक्सपीरियंस, मायूस किस्म के तजर्बात भी आ जाते हैं। द ऑर्डिनरी मैंस एक्सपीरियंस, और ऑर्डिनरी मैंस के एक्सपीरियंस भी आते हैं उसमें, आम आदमी के तजर्बात भी शामिल हो जाते हैं। इस क्वाइटिक लेकिन बेतरतीबी से शामिल होते हैं, इर्रेगुलर बेकायदा होते हैं, एंड फ्रेगमेंटरी और टुकड़ों की शक्ल में बटे होते हैं। इफ द लैटर, अगर बाद में द पोएट जॉन डन, ये जो जॉन डन है, फॉल्स इन लव, मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, और रीड्स स्पंजा को अगर वो रीड करता है, ये फलसफी हैं जिनके काम को अगर उन्होंने पढ़ा है, फलसफे की शाह है और फलसफे के राइटर हैं, इनको उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने एक्सपीरियंसेस किया, द नॉइज ऑफ द टाइपराइटर्स और द स्मेल ऑफ द कुकिंग। अब उसके बाद अगर जॉन डन को ही देखें, उन्होंने अगर किसी अपने टाइम के पहले वाले को पढ़ा, उस वक्त जब उसने लिखा तब तो उसके पास टाइपराइटर का शोर नहीं था, कुकिंग स्मेल्स नहीं थी, तो उसकी थॉट और एक्सपीरियंस चेंज हो गए। दो दीज एक्सपीरियंस लिहाजा ये जो तजर्बात थे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, ये तो एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, इट इन द माइंड ऑफ द पोएट। लेकिन शायर के दिमाग में क्या होता है, दीज एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज फॉर्मिंग न्यू होल्स, इस किस्म के तजर्बात हमेशा एक न्यू होल बनाते हैं, एक नई चीज क्रिएट कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में अगर देखें, मेटाफिजिकल पोएट्स, ये जो शायर हैं गैर मादी शायरी फलसफे के टॉपिक पे शायरी करने वाले, हैड अ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, उनकी एक मुत्तहिद समझ होती है, विच इनेबल, जो उन्हें काबिल बना देती है, देम उनको टू assimilate and fuse the most disparate and heterogeneous experience into new wholes। अब वो उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने तजर्बात को इकट्ठा कर दें, हाइड्रोजीनियस एक्सपीरियंसेस, जो मुख्तलिफ किस्म के उनके तजर्बात हैं, मुख्तलिफ नौइयत की जो तजर्बात हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, मोस्ट डेस्परेट, और जिनमें नाउमीदी भी पाई जाती है, फ्यूज करें, उनको एक जगह पर लेकर आए, और एक जगह पर लेकर आकर वो इससे शायरी करते। दे कुड फील, वो महसूस कर सकते थे, देयर थॉट्स, अपने एहसासात, एज इंटेंसली, उतनी ही शिद्दत से, एज द अडोर ऑफ द रोज, जैसे कि किसी फूल की महक को महसूस किया जाता है। दैट इज टू से, अगर ऐसा कहते हैं, दे कुड एक्सप्रेस, तो वो बयान कर सकते हैं देयर थॉट्स, अपने थॉट्स को थ्रो सेंशुअस इमेजिनरी। सेंशुअस इमेजिनरी क्या होती है, ये होती है हिस वाली इमेजिनरी, पुरकशिश होती है, प्लेजर देने वाली होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, सूंघने की हिस, देखने की हिस, छूने की हिस, सुनने की हिस, सेंशुअस इमेजिनरी के जरिए वो पेश करते हैं अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को इन हिज पोइट्री। अब ये जॉन डन के साथ जॉन कीट्स ने भी तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इन हिज पोएम्स, अपनी नज़मों में अगर देखें, डन एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड आइडियाज, डन ने एक्सप्रेस किए हैं अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को अपनी पोइट्री में उन्होंने बयान किए हैं, बाय एम्बॉयडिंग देम, उनको जमा किया है इन सेंशुअस इमेजिनरी। इसी हिस्स के जरिए उन्होंने अपने ये तासुरात हमारे सामने पेश किए हैं। And it is mainly through the unification of sensibility, और ये किसके जरिए मुमकिन हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के जरिए, सेंसिबिलिटी की समझ बूझ को मिलाने की वजह से हुआ। That the imagery, ये जो तस्वीरी कशी थी, ये जो तासुर था, finds it appropriate expressions, तो उन्हें मिल गया बड़ा मुनासिब किस्म का तासुर, एक्सप्रेशन बयान करने की एक मुनासबत मिल गई। देन एलियट प्रोसीड्स, वो आगे बढ़ते हैं टू एग्जाम के मजीद मुआयना करें द क्लोज सिमिलरिटी, बहुत ही नज़दीकी जो एक जैसी चीज़ें हैं बिटवीन द एज ऑफ डन के साथ एंड द मॉडर्न एज, और मॉडर्न एज में जो चाय पाई जाती हैं। ही ऑब्जर्व्स द कॉन्सिक्वेंट सिमिलरिटी, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, कॉन्सिक्वेंट, नतीजातन उन्होंने ये देखा कि ये जो सिमिलरिटी है, एक जैसी चीज़ें हैं बिटवीन the sensibility of the metaphysical and the modern poet, मॉडर्न पोइट में और मेटाफिजिकल में समझ बूझ जो है वो एक जैसी पाई जाती है। द मेटाफिजिकल्स आर डिफिकल्ट, वो गैर मादी जो फलसफे पर शायरी करने वाले थे वो डिफिकल्ट हैं, मुश्किल हैं। एंड द पोइट इन द मॉडर्न एज इज ऑल्सो बाउंड टू बी डिफिकल्ट, और जदीद दौर के शायर को पाबंद किया जाता है कि मुश्किल बन जाओ। देयर आर
इसीलिए द मॉडर्न पोइट ऑल्सो यूजेस कंसीट्स, वो भी तो इस्तेमाल करते हैं कंसीट्स। कंसीट्स जो होती है खुद फरीबी के तासुरात इस्तेमाल करते हैं, उनको भी एहसास से बरतरी के तासुरात यूज करने पड़ते हैं। एंड द मेथड्स, और वो तरीके इस्तेमाल करते हैं मच सिमिलर, बिल्कुल एक जैसे, टू दोज ऑफ द मेटाफिजिकल, वैसे ही तरीके जो मेटाफिजिकल पोइट्स के होते थे। लाइक मेटाफिजिकल पोइट्स, जैसे मिसाल के तौर पर वो क्या करते हैं, द मॉडर्न पोइट्स, और जो मॉडर्न पोइट्स होते हैं, आल्सो ट्रांसम्यूट्स, ट्रांसम्यूट्स होते हैं, चेंज होते हैं, अपनी माहियत बदलते हैं, तब्दील कर लेते हैं हिज आइडियाज, अपने ख्यालात को, इनटू सेंसेशंस, अपने ख्यालात को एहसास और सनसनी, सेंसेशंस सनसनी में तब्दील कर देते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म्स फीलिंग्स इनटू थॉट्स, और अपनी महसूसात को ख्यालात में तब्दील कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में देखा जाए, एलियट वांट्स टू से, वो कहना चाहते हैं दैट डम एंड द अदर मेटाफिजिकल्स आर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये जो दोनों शायर हैं ये मेन स्ट्रीम में है, शायरी के अंदर पाए जाते हैं। इंग्लिश पोइट्री की मेन स्ट्रीम कौन थी? मरकजी धारा था, मरकजी धारे में पाए जाते हैं। एंड द मॉडर्न पोइट्स आर देयर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, और जो जदीद शायर हैं सीधे सीधे उनकी नस्ल में से हैं और उनकी औलाद में से हैं, उनके मानने वालों में से हैं। दिस स्ट्रीम्स, ये जो नदी है, ये जो धारा है, फ्लोज डायरेक्ट, ये बहता है सीधा फ्रॉम द एलिज़ाबेथियन एज, और ये सीधा जाके मिलता है एलिज़ाबेथियन दौर से, राइट अप टू द मॉडर्न एज, और आता है सीधा जदीद दौर तक। ओनली एंड अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से सिर्फ ये है, डिसकंटिन्यूटली, ये जो तसलसल था वाज ब्रोकन, सेंटर में आकर टूट गया था फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन एंड ड्राइडन, इन दोनों के इन्फ्लुएंस के, इन दोनों के तासुर के नीचे आए थे, जब हु आर ग्रेट मास्टर ऑफ लैंग्वेज, जुबान के तो बड़े माहिर थे, बट नॉट ऑफ द सोल, लेकिन रूह के माहिर नहीं थे, इन पर भी वो क्रिटिसाइज कर गए हैं। Thus Milton broke the tradition of English poetry. तो मिल्टन ने तो इंग्लिश शायरी की रिवायात को तोड़ डाला था। इनकी आने की वजह से उनका मतलब है कंटिन्यूटी जो थी ब्रोकन हो गई। द पोइट हैज़ डिफरेंट, पोइट जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, फैकल्टीज, उनके मुख्तलिफ किस्म की सेंसिबिलिटीज और फैकल्टीज होती हैं, समझ बूझ होती है, उनकी मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें होती हैं, फैकल्टीज और सलाहियतें होती हैं, समझ बूझ होती हैं। ही मस्ट ट्राई टू अचीव यूनिफिकेशन ऑफ हिज सेंसिबिलिटी, उससे तो कोशिश करनी चाहिए कि हासिल करे समझ बूझ को यकजा करने वाली शायरी की पहचान। एंड मस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस, और उसे ज़रूर बयान करे, हिज यूनिफाइड सेंसिबिलिटी इन हिज पोइट्री, अपनी शायरी के अंदर अपने मुत्तहिद सोच को, ओनली मुत्तहिद सोच, फीलिंग और थॉट्स को साथ लेने वाली सोच, ओनली सच पोइट्री, यही पोइट्री होगी, वुड बी कंप्लीट, और ये मुकम्मल होगी, बट इट वुड बी कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट, लेकिन ये पेचीदा और मुश्किल भी हो सकती है, जब ये आज के दौर के समझने वालों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। दो द मेटाफिजिकल, ये जो मेटाफिजिकल्स हैं, अगरचा एज वेल एज द मॉडर्न्स, और साथ साथ ये जो जदीद भी हैं शायर जो हैं, have this complexity, इनके पास भी ये complexity है, पेचीदगी है, yet they also have completeness and maturity, लेकिन इनके पास completeness है, मुकम्मल है और समझदार भी हैं। पार्ट टू रिमेंबर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा हमने, जैसे मेटाफिजिकल की डेफिनेशन देखी, मीनिंग्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री देखे, इसकी मीनिंग देखे, स्किल ऑफ जॉन डन की देखी, जैसे उन्होंने कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन किया था फॉर फेच आइडियाज़ के साथ, डॉक्टर जॉनसन एंड ड्राइडन की डेफिनेशंस पे बात की, 17th सेंचुरी की पोइट्री पे भी बात की है। आ थॉट ऑफ डन वाज एन एक्सपीरियंस, डन ने जो सोच अपनाई थी उसका तजर्बात भी देखे हम कि उन्होंने एलिज़ाबेथियन से जाके ये सारी सोच ली थी, तो ये एक लाइन चली आ रही है, नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चली आ रही हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स आर इन द मेन स्ट्रीम्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और इनके मुताबिक ये इंग्लिश शायरी के बड़े धारे में है, ये उसके सेंटर में पाए जाते हैं, कंक्लूजन, और इसके बाद इन्होंने इसका कंक्लूजन दे दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड फॉर वाचिंग, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।